हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सर। वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन यह है कि भगत सिंह का केस अंबेडकर ने क्यों नहीं लड़ा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि भगत सिंह का केस अंबेडकर ने क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और बहुत सारा समाज में ये क्वेश्चन लगातार हमारा पीछा करता रहता है। तो सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए और आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और भगत सिंह को गिरफ्तार करके लाहौर के कोर्ट में ले जाया गया था। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा लाहौर में चल रहा था। उसी टाइम पे अंबेडकर बॉम्बे में रहते थे। तो बॉम्बे और लाहौर उस टाइम पे मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा दूरी हो गई और भगत सिंह का और अंबेडकर का डायरेक्ट कोई क्रांतिकारियों जैसा रिश्ता भी नहीं था। हालांकि अंबेडकर ने अपने लेखों में यह भी बताया कि वो भगत सिंह को सपोर्ट करते हैं, भगत सिंह की बहुत सारी विचारधारा से वो सहमत थे। अब हम बात करते हैं कि भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा था। तो आपको बता दें दोस्तों, भगत सिंह का केस उस टाइम के मशहूर वकीलों में से एक मशहूर थे, आसफ अली, जो उस टाइम लाहौर में भगत सिंह का केस लड़ रहे थे। अंग्रेजी की ओर से जो वकील था, सूर्य नारायण शर्मा। हालांकि भगत सिंह ने यह कहा था कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। उनके जो साथी थे, सुखदेव राजगुरु, उनकी ओर से आसफ अली लड़ रहे थे। भगत सिंह ने तो यही कहा था कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, अपना केस मैं खुद लड़ूंगा। हालांकि फिर भी अगर कहा जाए कि किसने केस लड़ा, तो आसफ अली जो है वो भगत सिंह को सपोर्ट कर रहे थे और उस टाइम के बड़े वकीलों में से एक थे। अंबेडकर उस टाइम पर बॉम्बे में रहते थे। अंबेडकर एक दलित समुदाय से आते थे, एक दलित समाज से आते थे। उस टाइम पर छुआछूत अपने चरम पर थी और छुआछूत की वजह से आपने अंबेडकर के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है और जाना है तो आपको पता होगा कि छुआछूत की वजह से जब वो बड़ौदा में नौकरी करने गए थे तो उन्हें किराए पर कमरा नहीं मिला था। ना किसी होटल में, ना किसी सराय में, धर्मशाला में उन्हें कमरा भी किराए पर नहीं दिया गया, क्योंकि वो दलित थे। इतनी छुआछूत उस टाइम पे समाज में फैली हुई थी। एक दफ्तर में जब उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी तो चपरासी जो है वो डंडे से पकड़ के फाइल उन्हें पकड़ाता था, यानी छूना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे टाइम में अब आप सोचिए इस बात को कि जिनको सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको क्लास में बैठकर सवर्ण छात्रों के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को नौकरी की तो बात छोड़िए, किराया पर कमरा नहीं मिला, उन लोगों को केस कैसे दे दिया जाएगा? उसको केस कैसे दे देंगे? जिनको पानी तक नहीं पिला रहे उन्हें केस देंगे? तो पहली बात तो ये कि उनको केस इस वजह से नहीं दिया गया। दूसरी बात, लाहौर से और बॉम्बे के बीच में बहुत लंबी दूरी है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था अंबेडकर और भगत सिंह का, इसलिए उनको केस नहीं दिया गया। तो ये तो हो गई दो बातें कि किस लिए भगत सिंह का केस अंबेडकर को नहीं दिया गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन केस को लड़ रहे थे। इस केस में भगत सिंह की ओर से लड़ रहे थे आसफ अली, अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे सूर्य नारायण शर्मा। हालांकि भगत सिंह ने जब फांसी की सजा हुई तो उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था, लेकिन आखिरी इच्छा जताई थी कि मुझे फांसी पर चढ़ाने की बजाय मुझे गोलियों से भून दिया जाए। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की गई। तो दोस्तों, क्या ये फांसी की सजा भी उनकी रुक सकती थी? क्या इसको उम्र कैद में बदला जा सकता था? अब इस पर बात करने के लिए हम आते हैं वापस से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। उस टाइम पे महात्मा गांधी ने एक 11 डिमांड का लेटर इरविन को दिया था कि ये हमारी डिमांड से इन्हें मान लीजिए, और इरविन ने उन डिमांड्स को नहीं माना था। तो आंदोलन हो गया था, आंदोलन चल रहा था। 1923 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी और उसी दौरान महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन करते हुए महात्मा गांधी ने इरविन को अपना जो डिमांड लेटर दिया था, 11 डिमांड का 11 मांगे उसमें रखी गई थी, और उनको जब नहीं माना गया तो आंदोलन कर दिया गया और सिविल डिसोबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से फेमस है, वो आंदोलन चल रहा था। आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया। तो इरविन ने गांधी जी को बुलावा भेजा कि चलो हम कुछ समझौता कर लेते हैं।
और उस समझौते की पहली शर्त गांधी जी ने ये रखी थी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो भी हमारे लोगों को आपने अरेस्ट किया हुआ है, उन सबको जेल से छोड़ दीजिए, तब हम इस समझौते पे बात करते हैं। भगत सिंह को उस टाइम पे फांसी की सजा हो चुकी थी, तो गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी नहीं हो। तो उन्होंने इरविन को कहा कि भाई, भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी जा रही है, ये फांसी की सजा नहीं हो, इसे उम्र कैद में बदल दो। हालांकि इरविन भी कहते हैं इसके लिए तैयार हो गया था कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ करके उसे उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। लेकिन अब फांसी की सजा को माफ करना उस टाइम के वायसराय जो इरविन थे, उनके हाथ में भी नहीं था। लॉर्ड इरविन भी अपनी सरकार से बंधे हुए थे, जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार फैसले ले रही थी। और अपनी न्याय व्यवस्था को मजबूत दिखाने के लिए और जो रूढ़िवादी शासन ब्रिटेन में चल रहा था, उसको स्पष्टतः आदर्शवादी दिखाने के लिए जबरदस्ती भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किए होंगे, तो मुझे तो यह नहीं लगता कि गांधी जी ने इसके लिए प्रयास नहीं किए होंगे। हालांकि रास्ते दोनों के अलग अलग थे। गांधी जी अहिंसावादी थे और शहीद भगत सिंह जो है वो अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। तो एक बात तो ये रही कि जब इरविन ने मान लिया था कि हम कोशिश करेंगे, गांधी जी ने कहा था उनको कि भाई, इसको उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन गांधी और इरविन की ब्रिटेन की गवर्नमेंट के सामने नहीं चली और अंततः फांसी दी गई। और फांसी भी जो डिसाइड की गई थी, उससे एक दिन पहले दी गई, जिससे कि ब्रिटेन के लोगों के दिमाग में एक अच्छी गवर्नमेंट की छवि बनाई जा सके, जिसकी बलि भगत सिंह और इसके साथी चढ़ गए। तो दोस्तों, ये तो थी भगत सिंह की और इरविन की और गांधी जी की बातें। अंबेडकर के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी अछूत को कैसे केस लड़ने दे सकते थे, जबकि उस टाइम के सबसे बड़े वकील जो थे वो केस लड़ रहे थे। अब आपको इतना भी बता दूं कि उस टाइम पर महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा? क्यों इसका ठीक रहा? क्यों इसका जिम्मा अंबेडकर के सर ही फोड़ दिया जाता है कि अंबेडकर इतने बड़े वकील थे, तो क्यों वो केस नहीं लड़ा? दोस्तों, जब अंबेडकर ने बड़ौदा में नौकरी की थी, तो बड़ी समस्याओं का सामना किया। फिर वो नौकरी छोड़ दी, तो उन्होंने अपना वकालत का काम शुरू किया था। जब उन्होंने वकालत का काम शुरू किया, तो अछूत होने के कारण उनके पास केस नहीं आते थे। पे, पेट भरने का, गुजारा तक का पैसा उनके पास नहीं आता था, केस ही नहीं आते थे। कहां से लड़ेंगे? एक अछूत को कौन केस देगा? एक दलित को कौन केस देगा? एट लास्ट उन्होंने वो वकालत भी छोड़ दी। बाद में वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए और पढ़ाने लगे थे। आपको बता दूं कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाने लगे थे, वहां के सवर्ण बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया था कि इस दलित से, इस अछूत से हमें नहीं पढ़ना है। इस तरह की सामाजिक संरचना, इस तरह का सामाजिक ताना बाना जब था, ऐसी परिस्थिति में कैसे अंबेडकर बॉम्बे से जाकर के लाहौर में केस लड़ सकते थे? उस टाइम पे उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो दोस्तों, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भगत सिंह का केस अंबेडकर ने नहीं लड़ा। उस तरह की सामाजिक संरचना इस तरह की थी, उस तरह से सामाजिक जातीय संकीर्णता इस तरह की थी कि अंबेडकर चाहते भी तो भी उन्हें केस नहीं मिलता ये, क्योंकि अछूतों के लिए कुछ नहीं था। उन्हें कोई हक और अधिकार नहीं थे, जिन अधिकारों के लिए अंबेडकर ने जीवन पर्यंत बाबा साहब ने संघर्ष किया। शहीद आजम भगत सिंह जी, जिनकी अपनी एक विचारधारा थी इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, मैं अपने विचारों में कहूं तो बाबा साहब अंबेडकर के बाद मैं भगत सिंह को मानता हूं। भगत सिंह के फादर जो है वो एक आर्य समाजी व्यक्ति थे, भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने अपने बचपन के दिनों में बहुत सारी पूजा पाठ अर्चनाएं भी की थी, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों से जैसे जैसे जुड़ते चले गए, तो भगवान पर से उनका विश्वास उठ गया। दोस्तों, मेरे पास ये एक बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान आजकल फैल रहा है, इससे बचते हुए आप किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ेंगे ना, वो ज्ञान देगी आपको। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। मेरे पास ये अंबेडकर, सॉरी, भगत सिंह की बुक है, आपको दिखाई दे रही होगी।
ये लेख उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसका मतलब यह हुआ कि भगत सिंह नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो बचपन के दिनों में भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते चले गए और आगे जाके उन्हें पता चला कि अंग्रेजों का शासन भारत में उनके गॉड की दया से, भगवान की दया से नहीं है, ये उनकी पावर की दया से है और हमें अपनी पावर को बढ़ाना होगा। भक्ति पूजा पाठ करने से आजादी नहीं आएगी। और उन्होंने जेल में रहते हुए ये लेख लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, बुक पढ़े और जाने इसके बारे में। भगत सिंह ने कहा था कि मैं पूछता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। दोस्तों, आपने भगत सिंह की पिक्चर देखी होगी। ये वाली पिक्चर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस बुक के पीछे जो बनी हुई है, इसमें भगत सिंह के सर पर जूड़ा दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं आपको। जो सरदारों के 5K होते हैं उनमें से एक है, सरदार जी बाल रखते हैं। भगत सिंह ने अपने बालों को भी कटवा दिया था, धर्म से इतने आगे बढ़ गए थे वो। और आप अभी जो मोस्टली पिक्चर्स देखते हैं उनकी कैप लगाए हुए देखते हैं, यानी उसके बाल नहीं है। तो ये धर्म का जो धंधा है, धर्म के नाम की जो अफीम है, आजकल राजनीतिक पार्टियां सभी को पिला रही हैं। दोस्तों, इससे बाहर निकलो, देश और समाज के लिए सोचना शुरू करो। और इस तरह के क्वेश्चंस जो आपका पीछा करते रहे हैं कि अंबेडकर ने केस क्यों नहीं लड़ा, गांधी जी ये कर देते, इरविन वो कर देता, बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेंद्र मोदी अच्छा है, नहीं है, केजरीवाल अच्छा है, नहीं है, राहुल गांधी अच्छा है, नहीं है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बहुत सारे मुद्दे आजकल समाज में फैल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा आपको टच करे उस मुद्दे के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा उसके लिए जरूर। और दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की ही वीडियो, शिक्षाप्रद वीडियो जो समाज में ज्ञान चेतना का प्रसार करने वाली है, मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।